हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीए फाइनल नवंबर 2020 में जो आईडीटी का पेपर आया ना उसको सॉल्व करने वाले हैं। अपने पूरा सॉल्व करेंगे, किस वे में आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, क्या क्या नोट्स देना है, ये सब। और जो सॉल्यूशन है ये ऑलरेडी नाम एक पीडीएफ फाइल बना रखें जो कि आपको पोर्टल में मिल जाएगा, हमारे bgonline.in में डाउनलोड कर सकते हो आप। बट सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, बट हम हर क्वेश्चन को संग संग क्वेश्चन पेपर में रफ में सॉल्व करके दिखाएंगे और फिर साथ ही साथ आपको एग्जाम प्रेजेंटेशन कैसे करना है और प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखा देंगे। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने। अगर आप पेज नंबर 2 पे आते हो, क्वेश्चन पेपर नवंबर 20 वाला, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इस टर्म का नवंबर 20 अगर आप बोलोगे पेपर कैसा था, तो पेपर पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रैक्टिकल्स पे फोकस था। हाँ, वो लोग आपका कॉन्सेप्ट चेक किए, थ्योरी चेक करने के लिए भी वो लोग प्रैक्टिकल टाइप बना दिए सम को। तो ये बहुत अच्छा बात था क्योंकि प्रैक्टिकल स्कोरिंग होता है अगर आप अच्छे से लिखो तो। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन था, लेंदी है, ऑब्वियसली 14 मार्क्स का है तो लेंदी होगा ही, बट अच्छा क्वेश्चन है इसको अगर आप देखोगे तो। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? मिस्टर ऋषि अ रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड आदमी है, अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिया हुआ हमारे को महाराष्ट्र। प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो हमारा रेस्पेक्टिव पीरियड भी दे दिया है, जनवरी 20 का कैलकुलेशन हो रहा है। क्या क्या डेटा है? तो यहाँ आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा दिया हुआ है, कितना 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा दिया है। हम एक बार बस क्वेश्चन किस चीज का है ये देख रहे हैं। अगले पेज में हम आए तो इनवर्ड सप्लाई का डेटा दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पेमेंट चैप्टर से ही लिंक होगा। अगर आप नीचे आओ, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, काफी कुछ है। 5 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट नेक्स्ट पेज में है। और क्वेश्चन किसका है? नेट जीएसटी लायबिलिटी पेएबल इन कैश निकालना है। ठीक है, तो पेमेंट चैप्टर जो आईटीसी के साथ साथ लिंक्ड होता है, वहां से क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आउटपुट लायबिलिटी या आउटवर्ड लायबिलिटी में क्या डेटा है? नंबर 1 बोल रहा है सप्लाइड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सप्लाई किया ये, विच वेयर परचेस्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। बोल रहा है कंप्यूटर ये खरीदा था किससे? अनरजिस्टर्ड आदमी से, तो जीएसटी नहीं लगा होगा। वो कंप्यूटर क्या किया? वो सप्लाई किया है, आगे बोल रहा है विदाउट एनी कंसीडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। किसको? टू हिज ब्रदर इन लॉ इन रांची। और मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई दे दिया 62,000। पहले तो अपने को यह समझना है कि क्या ये जो कंप्यूटर अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सप्लाई है? तो जब भी हम बोलते फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपके माइंड में सेक्शन 7(1)(c आना चाहिए, शेड्यूल 1। और 7(1)(c) में प्राइमा फेसी अगर आप सोचो तो पहले ये देखिए रिलेटिव है क्या, क्योंकि बोला ना ब्रदर इन लॉ, तो आपको रिलेटिव वाला पॉइंट क्लिक करना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए रिलेटिव का डेफिनेशन, और उसमें ब्रदर इन लॉ नहीं आता है, तो ये पैरा 2 में तो मैटर नहीं जाएगा, 7(1)(c) शेड्यूल 1 का। अगला पॉइंट उठता है, पैरा 3 तो होगा ही नहीं, प्रिंसिपल एजेंट, और पैरा 4 भी नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बट क्या पैरा 1 में सप्लाई नहीं हो जाएगा? ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। तो ऑल्दो ये परमानेंट ट्रांसफर है बिजनेस एसेट का, बट पैरा 1 बोलता था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। और यहां आप आईटीसी नहीं लियो तो ये पैरा 1 का भी आइटम नहीं है, पैरा 2 का भी आइटम नहीं है, अकॉर्डिंगली ये सप्लाई ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इस पर आपका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। क्लियर है? संग संग अगर हम आपको सॉल्यूशन दिखा दें तो देखिएगा, हम लोग ये फॉर्मेट हमेशा यूज किए क्लास में, तो वही यहां भी रिटेन किए हम। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल इन कैश, आउटपुट जीएसटी को हम नोट में निकाल लिए, आईटीसी को भी नोट्स में निकाल लिए और यहां पर प्रेजेंट किए। तो अगर आप पीडीएफ के पेज 2 पे आओगे ना, तो वहां मिलेगा आपको कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी पेएबल। ठीक है, ब्रदर इन लॉ वाला केस देख लीजिए, सप्लाई ही नहीं है तो कहीं भी अमाउंट कॉलम में हम नहीं लिए, हाइफन निल। और यहां रीजन पैरा 1 पैरा 2 दोनों हम एक्सप्लेन करके लिख दिए। क्लियर है? चलिए पॉइंट 2 बोल रहा है सप्लाइड
अ कंसाइनमेंट ऑफ 10 लैपटॉप्स टू मेसर NKN कंपनी, ठीक है, 10 लैपटॉप सप्लाई किया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये खुद का कहां था? खुद महाराष्ट्र का ही है। ध्यान रखिएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र पहले से बता दिया है। और पॉइंट 2 बोल रहा है कि ये अगला आदमी क्या किया है, सप्लाई किया है 10 लैपटॉप्स टू मेसर NKN कंपनी, कोई होगा कहां पर? महाराष्ट्र में। बट लाइन ध्यान दीजिएगा, एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन बीइंग ZX कंप्यूटर ऑफ तमिलनाडु। जैसे ये बात सुनोगे कि किसी के बोलने पे किसी और को गुड्स दिए हैं, तो आपके माइंड में बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन आना चाहिए। और इसका POS सेक्शन 10(1)B से निकलेगा। और 10(1)B बोलता है कि POS क्या होता है? तो बिल टू वाला आदमी, जो आपको ऑर्डर दिया है, बिल टू एड्रेस जो है वो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्डर कौन दिया है? तमिलनाडु वाला। तो आपका LOS था महाराष्ट्र, POS है तमिलनाडु। अकॉर्डिंगली सेक्शन 7 ऑफ IGST के हिसाब से ये इंटर स्टेट होगा, और इसके ऊपर में जो भी अमाउंट है 6 लाख पे IGST लगाओगे। अब रेट क्या हम नीचे खोजते हैं ना, रेट। तो अगर आप रेट कहां दिया हुआ है? हाँ, एकदम लास्ट पेज में दिया हुआ है क्वेश्चन का, पेज 4.F बोल रहा है रेट ऑफ CGST, SGST, IGST है 9, 9 and 18% रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फॉर बोथ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सेम रेट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड। बोल रहा है जनरली रेट है 9, 9, 18, बट अगर क्वेश्चन में कहीं लिख दिया होगा कि 18 नहीं 12, 12 नहीं 5, तब जो दिया होगा वो लीजिएगा, ठीक है। अभी तो इसके लिए कुछ रेट नहीं दिया है, तो हम 6 लाख पे 18% लगा देंगे IGST। और जो आपको हम समझाएं सब लिख दिए लॉजिक के साथ। देखिएगा, 6 लाख का 18% होता है 1,08,000, ठीक है। और ये कहां गया? मेरे IGST कॉलम में गया। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, पॉइंट 3, प्रोवाइडेड स्टॉक काउंटिंग सर्विस। ये स्टॉक काउंटिंग सर्विस दिया है किसी को, किसको? टू मेसर XY इंपेक्स रजिस्टर्ड विथ GST इन द स्टेट ऑफ गुजरात। बोल रहा है गुजरात का कोई कंपनी है, उसके लिए ये स्टॉक काउंटिंग का काम किया है। Whereas the place where stock counting was carried out was at the godown located in Mumbai। अच्छा क्वेश्चन, इनडायरेक्टली POS मांग रहा है आपसे। बोल रहा आप तो महाराष्ट्र वाले हो और आप गुजरात वाले आदमी के लिए ना स्टॉक काउंटिंग सर्विस दियो, बट गुजरात में नहीं देकर उसका कोई गोडाउन है मुंबई में, वहां दियो। LOS तो महाराष्ट्र है, POS कैसे निकालें? तो स्टॉक काउंटिंग सर्विस, पहले तो ये सेक्शन 12 में जाएगा IGST के, तो दोनों आदमी इंडिया में। और स्टॉक काउंटिंग के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो ये 12(2) में जाएगा, जनरल रूल। और जनरल रूल में होता है कि अगर आप B2B ट्रांजेक्शन की हो रजिस्टर्ड पर्सन को, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है आपका गुजरात। तो LOS महाराष्ट्र, POS गुजरात, अगेन 80,000 पे लगा दीजिए IGST। तो देखिएगा, स्टॉक काउंटिंग सर्विस 80,000 पे हम क्या लगाएं? IGST 18%। चलिए कंटिन्यू, पॉइंट 4, प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विस फॉर हिज सर्विस अपार्टमेंट इन, बोल रहा है कंटिन्यू करें, प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विस ऑफ हिज सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई, ठीक है, एट डेली रेंट ऑफ 1500 फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। सुनिएगा, एग्जम्पशन सेक्शन 11 रेड विथ नोटिफिकेशन 12/2017 वो बोलता था कि RRR अगर आप रेंट पे देते हो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, क्यों? रेसिडेंस के लिए, तो ये एग्जम्प्ट होता था। बट अगला आदमी रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिया है, भले रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, बट डेली बेसिस पे दिया है। और याद करिए, हम लोग जब भी बोलते हैं रेसिडेंस, तो रेसिडेंस का मतलब होता था सम सॉर्ट ऑफ परमानेंसी।
और यहां परमानेंसी नहीं है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली ये 30,000 टैक्सेबल होगा। क्लियर है? बट क्या लगाएं बिल में? तो एलओएस तो महाराष्ट्र था और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दियो तो पीओएस निकलेगा सेक्शन 12(3) से, और 12(3) बोलता था लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज मुंबई, और ये बन गया इंट्रा स्टेट, लॉस पॉस सेम स्टेट। तो 30,000 का 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। देखिएगा 30,000 9% ईच। रीजनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू मेसर एपेक्स फाइनेंस लिमिटेड एंड एनबीएफसी लोकेटेड इन दिल्ली। आपको याद होना चाहिए कि रिकवरी एजेंट के सर्विस पे रिवर्स चार्ज होता है, तो इस पे आरसीएम लगेगा, अकॉर्डिंगली आपको टैक्स नहीं देना है। तो देख लीजिएगा, रिकवरी एजेंट सर्विस टू एनबीएफसी हाइफन दिए, क्यों? क्योंकि कवर्ड अंडर आरसीएम, एनबीएफसी देगा अपने एंड से। नेक्स्ट वन 6th, एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ फॉर फ्यूचर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। बोल रहा हम एडवांस रिसीव किए, ठीक है, और नेचर बता दिया इंट्रा स्टेट है। अब क्वेश्चन उठता है ये एडवांस किसके लिए है? क्योंकि ये कंप्यूटर भी सप्लाई कर रहा है, गुड्स है, और 1-2 सर्विस भी दिया है, सर्विस भी है, और यहां पर तो कहीं बता ही नहीं रहा ये एडवांस किसके लिए। क्यों? क्योंकि गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता है, नोटिफिकेशन 66/2017 था, सर्विस पे लगता है। तो हम वेट करते हैं, अभी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मे बी आगे कुछ इंफॉर्मेशन हो तो इस पे सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट 6 हमारा पेंडिंग। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। इनवर्ड सप्लाईज का डेटा दिया हुआ है, तो इस पे हम क्रेडिट लेंगे। तो पेज 3 में आपको ये बात, सॉरी पेज 4 में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आईटीसी वाला पोर्शन। क्या बोल रहा है? इंपोर्टेड कंप्यूटर एसेसरीज फ्रॉम कोरिया, कोरिया से कंप्यूटर इंपोर्ट किया है, गुड्स है, एंड गुड्स लैंडेड इन मुंबई पोर्ट एंड रीच्ड एट हिज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st जनवरी। आप जैन मंथ का ही कैलकुलेशन कर रहे हो, और बोल रहा है 31st जनवरी को जो आप इंपोर्ट किए हो ना, आपके प्रीमाइस में कंप्यूटर आ भी गया। ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम्स लगता है, बट कस्टम्स में एक कंपोनेंट होता है आईजीएसटी, अंडर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, और आईजीएसटी का क्रेडिट आपको मिलता है बिल ऑफ एंट्री के भरोसे। याद आ रहा है? अब समझना, ये जो 5 लाख दिया हुआ है ना, ये तो टैक्स नहीं दिया हुआ ना, वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां पर क्या है समझिएगा अच्छे से। अब ये जो 5 लाख है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया ये 5 लाख कौन सा वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर ये गुड्स का वैल्यू है तब तो एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी पे लगाओगे आप आईजीएसटी, प्लस सॉरी एक और चीज छूट गया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इस पे ही लगता है ना आईजीएसटी। तो अगर ये एसेसेबल वैल्यू है तो मेरे को फिर बीसीडी निकालना होगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकालना होगा, और टोटल पे आईजीएसटी लगाना होगा। बट क्वेश्चन में बीसीडी का भी रेट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या मान के चलोगे? ये एसेसेबल वैल्यू नहीं है, ये आईजीएसटी कैलकुलेशन के लिए जो वैल्यू चाहिए होता है वो वैल्यू है। ठीक है, इसको आप कस्टम्स वैल्यू मत मानिएगा, नहीं लिखा है। अकॉर्डिंगली इस पे 18% जीएसटी लगेगा। इंटरस्टेट होता है ना इंपोर्ट, सेक्शन 7(2) में, तो इस पे आपका 18% जीएसटी लगा होगा, आईजीएसटी लगेगा, क्रेडिट ले लीजिएगा। तो देख लीजिए आईटीसी वाले में 5 लाख का 18% 90,000 आईजीएसटी का क्रेडिट, और ये बात हम यहां पर कस्टम्स वाला भी लिंक करके आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 2 क्या बोल रहा है? अवेल्ड जीटीए सर्विस, ये जीटीए सर्विस लिया है। जीटीए सुनते ही आपको आरसीएम याद आना चाहिए। जीटीए खुद टैक्स देगा
फॉरवर्ड चार्ज में तो 12 था, और अगर वो ऑप्ट किया आरसीएम तो आप टैक्स दोगे 5%। यही था। पढ़िए क्या बोल रहा है। अवेल्ड जीटीएस सर्विस फ्रॉम मेसर स्पीड ट्रांस ऑफ कोलकाता, ठीक है, विथ रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेडेड गुड्स वेयर रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5% ईच है और आईजीएसटी 5% है। ये इंडिकेशन क्लियर कर दे दिया 5% कि इस पे आरसीएम है, आरसीएम है तो आप टैक्स दोगे, ठीक है। अब सप्लायर तो कोलकाता का है, पीओएस कैसे निकलेगा? तो पीओएस याद करिए सेक्शन 12(9), ये गुड्स का बात कर रहा है ना, तो गुड्स वाले केस में B2B ट्रांजैक्शन है, आप रजिस्टर्ड हो, तो पीओएस हो गया महाराष्ट्र और एलओएस है कोलकाता, क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी लग के नहीं आया है, आरसीएम है तो आपको देना होगा, और आपको कैश में देना होगा। ये पैसा ई कैश लेजर से जाएगा। याद आ रहा है? चलिए तो देखिएगा, अवेल्ड जीटीएस सर्विस 1 लाख का 5%, ठीक है। कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम अबव बोल रहा है ये दो डेटा के अलावा received 15 invoices involving IGST of 1 lakh during the current month। बोल रहा है इसके अलावा भी बहुत सारा बिल आया आपके पास, 15 बिल, उसका वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। मिस्टर ऋषि प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यही नाम था ना इसका। हाँ, बोल रहा एडिशनल डेटा दिया हुआ है। नंबर 1, टर्नओवर फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 21 लाख। ये किस काम का? एज सच कोई काम नहीं है, ये आदमी गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विस भी, तो इसका एग्जम्पशन का लिमिट होगा 20 लाख का। और ये लाइन बोलना चाह रहा है पिछले साल ही इसका 20 लाख क्रॉस हो गया है, मतलब ये आदमी रजिस्टर्ड है। वैसे क्वेश्चन के पहले लाइन में भी ये बात बोला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या बोल रहा है? He has availed services in an interstate transaction। बोला कोई सर्विस लिया है आईजीएसटी वाला, विथ अ टैक्सेबल वैल्यू कितना? 4 लाख। रेट कितना है? 18%, ठीक है। आगे पढ़िएगा। दिस ट्रांजेक्शन वाज लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, और इसमें रिवर्स चार्ज है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। पेमेंट फॉर द सेम टू द सप्लायर was not made till the current month। और बोल रहा है इसका पैसा सप्लायर को आपका क्लाइंट ऋषि पे नहीं किया अभी तक। ओवर ड्यू फॉर 181 डेज, और बोल रहा है 180 दिन भी गुजर चुका है। समझिएगा ये आपके इमोशन से खेल रहा है, जानबूझ के गलती कराना चाह रहा है, प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) में ले आना चाह रहा है आपको। वहां लिखा होता था कि अगर आप आईटीसी ले लेते हो और 180 दिन के अंदर में सप्लायर को वैल्यू प्लस टैक्स का पैसा नहीं देते हो तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट, यही होता था। हाउएवर याद करिए आरसीएम वाले में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता था। अकॉर्डिंगली ये जो बेमतलब का आपको बोल रहा है ना कि 180 दिन भी गुजर गया है ताकि आपसे गलती करवाए, क्या आप बोलो नहीं नहीं ये तो गलत है, रिवर्स करिए, कोई रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? आरसीएम वाले में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था। आगे पढ़िए। हाउएवर टैक्स ड्यू अंडर द सेड ट्रांजैक्शन वाज पेड टू गवर्नमेंट, बोल रहा है टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को मिल चुका है, एंड क्रेडिट अवेल्ड इन द मंथ ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, और जब ट्रांजैक्शन हुआ होगा 181 डेज पहले उस बार आप क्रेडिट भी ले चुके हो, ले चुके हैं, बात खत्म, रिवर्सल होना ही नहीं है, ठीक है। चलिए एक मिनट ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा आउट ऑफ 15 इनवॉइसेस एज पर अबव, ये वाला ऊपर बोला था ना 15 इनवॉइस भी आया आपके पास, 1 लाख टोटल आईजीएसटी है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या है इंफॉर्मेशन?
बोल रहा है आउट ऑफ 15 इनवॉइसेस एज पर अबव 12 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग IGST ऑफ 95,000 was uploaded by supplier in their GSTR 1. बोल रहा है 1 लाख में से 95 तो मैच्ड क्रेडिट है, मैच्ड, याद आ रहा है? तो 90 रूल 36(4), ठीक है? तो 95,000 का तो फुल क्रेडिट मिलेगा आपको, और अनमैच्ड के लिए 10% मिलता था। वैसे 10% आप ITC का लेते थे, एलिजिबल ITC का। हाउएवर आपके क्वेश्चन में जो ITC है ना, देखिए इंपोर्ट, इसका मैचिंग नहीं होता, इंपोर्ट का पॉसिबल ही नहीं है ना, आप टैक्स देते हो। RCM आप टैक्स देते हो, तो इन सब का मैचिंग नहीं होता है। मैचिंग सिर्फ ये वाले का ही होगा। अकॉर्डिंगली 10% अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाता है 1,04,500। बट आप ये प्रोविजन पढ़ चुके हो कि 100% से ऊपर क्रेडिट थोड़ी देंगे आपको। अकॉर्डिंगली आपको इसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा 1 लाख पे, तो आपको 1 लाख का क्रेडिट पूरा मिल जाएगा। देख लीजिए, ये भी एक्सप्लेन करके हम लिख दिए, ठीक है? और रूल नंबर भी आपको बोल दे रहे हैं, रूल 36(4) होता है ये। रूल 36(4) में ये प्रोविजन था, अमेंडमेंट था पिछले साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी, he has sent goods valued ₹1 lakh to his job worker in the state of Kerala. बोल रहा है ये केरला में अपने कोई जॉब वर्कर को गुड्स भेजा है, बेचा नहीं, भेजा है। Who further processed the said goods and made direct supply on 31st Jan. और बोल रहा है जॉब वर्कर के यहां से आप बेच भी दियो, फ्रॉम केरला टू ए बायर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोविजन आप 143 में भी पढ़ते हो, ठीक है? कि सेक्शन 143 में कि अगर जॉब वर्कर के यहां से अगर आप बेचते हो गुड्स, तो जॉब वर्कर सप्लायर नहीं है, आप हो, तो आप महाराष्ट्र के, और बायर भी कहां? महाराष्ट्र। तो ये इंट्रा स्टेट है और ये आपके टर्नओवर में आएगा। तो ये 1 लाख पे 99% आपका लायबिलिटी है, तो ये आउटपुट में आएगा। तो आप देख लो ना, कहां गया हमारा आउटपुट, ये रहा। ये जो आउटपुट था इसमें जॉब वर्कर वाला भी डालेंगे, तो इसमें 0.7 हम डाले हैं, ये रहा जॉब वर्कर वाला 1 लाख का 99% CGST SGST ईच। क्लियर है? चलिए इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट E, आउट ऑफ एडवांस आ गया ना। पीछे बोला था एडवांस 9 लाख लिए, अब गुड्स का था या सर्विस का बताया नहीं था, अब बताएगा। आउट ऑफ एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई 5 लाख रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्ट ऑन सर्विस। तो 5 लाख पे GST नहीं लगेगा, जो बैलेंस है सर्विस वाला उस पे लगेगा, क्योंकि गुड्स के एडवांस पे तो टैक्स है ही नहीं। तो टोटल कितना था, पीछे आके देख रहे हैं हम, गिरा 9 लाख था, तो 9 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख पे आपका क्या लगेगा। और ये इंट्रा स्टेट बोल दिया था, इंट्रा, देख लीजिए। तो 4 लाख पे 99% ईच। देख लीजिए एडवांस वाला हम बाइफरगेट करके दिखा दिए, गुड्स पे कोई टैक्स नहीं, सर्विस पे 99% ईच। क्लियर है? चलिए, तो इफेक्टिवली मेरा आउटवर्ड का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है? इनवर्ड का भी अभी तक तो हम लोग पॉइंट E तक कर लिए हैं। पॉइंट F पढ़ ही चुके, पॉइंट G खत्म ही हो गया क्वेश्चन हमारा एक तरह से। पॉइंट G, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। बोल रहा ऊपर जो भी अमाउंट है उसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ था, कुछ ना बोले तो हम लोग एक्सक्लूडिंग टैक्स ही मांगते हैं, ठीक है? तो अगर आप सॉल्यूशन देखो मेरा, तो आउटपुट लायबिलिटी निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है? ITC भी निकल चुका है। अब क्या मांग रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं फिर से। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव you are required to compute net GST liability payable in cash। बोल रहा है आपको कैश लेजर से कितना पे करना है ये बताइए। CGST, SGST, IGST as a case may be for the month of January 2020। और लास्ट लाइन अच्छा है, SSC wants to make cash payment of GST under SGST Act, SGST head
एज फार एज पॉसिबल। बोल रहा है एसएससी आपको बोला है कि मेरे को कैश में जो पे करना है ना वो हम एसजीएसटी में ज्यादा पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पेज। ठीक है, आउटपुट लायबिलिटी निकाली ली हम लोग नोट 1 में, अमाउंट डाल दिए। आईटीसी निकाल रखे थे, ठीक है, वो अमाउंट डाल दिए। और देखिएगा आईटीसी तो सिर्फ आईजीएसटी का है, तो ये वाला जो है मेरा, सुनिए अच्छे से, ये कहां यूज होता है आईजीएसटी? पहले खुद में, तो इसको यहां यूज कर लिया। अब जो बचा वो कहीं भी यूज होता है, सीजीएसटी में भी या एसजीएसटी में। बट क्लाइंट क्या बोला है कि कैश किसके लिए बचा के रखो, मतलब कैश किसके लिए यूज करना? एसजीएसटी में। तो जो क्रेडिट पड़ा बचा उसको हम सीजीएसटी में फिर यूज किया। ठीक है, एंड लास्ट में जो पेंडिंग है उसको एसजीएसटी में किया। क्लियर है? इसके अलावा ये तो आपका आउटपुट लायबिलिटी था ये, और ये आईटीसी। रिवर्स चार्ज वाला भी तो कैश में दोगे, ये वाला कहां गया? ये, तो उसको हम देखिएगा नीचे ऐड कर दिए जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, ये कैश में जाता है हमेशा। तो ये टोटल जीएसटी पेबल बाई कैश आ गया। क्लियर है? चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा एरिया कवर किया गया, सप्लाई का कॉन्सेप्ट कवर किया गया आपका। ठीक है, इसके बाद पीओएस भर के था, यहाँ पे कस्टम्स को भी हल्का सा लिंक कर दिए, आईटीसी तो है ही बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो एकदम 14 मार्क्स अच्छा था, वर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मेसर ऑल इन वन, अ पार्टनरशिप कंसर्न, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एंड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड भी है, इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो मल्टीपल टाइप का सर्विस देता अगला। द कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न जो है, प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertaining to supply made as well as input service availed by it during the month of March 2020। तो बोल रहा आउटपुट और इनपुट का डेटा आपको दे दिया है। अगला कितना डेटा है? 1 2 3 6 डेटा है। अगले पेज में आइए ना, पहले मांगा क्या हम देख लेते हैं। डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ ऑल इन वन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, आपको जीएसटी लायबिलिटी निकालना है by giving necessary explanation for treatment of various items. Rate of tax for inward and outward supply is CGST, SGST 9% each. देखिएगा आईजीएसटी का रेट नहीं दिया है, तो जो भी सप्लाई होगा इंट्रा रहा होगा ना, तो बोल रहा 9% रेट है, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ व्हीकल फॉर विच CGST, SGST एट द रेट ऑफ 2.5% each is applicable। आपको याद आना चाहिए, अगेन ये आपको हिट कर रहा है आरसीएम से। क्लियर है? आगे बोल रहा है मेसर ऑल इन वन कमेंस्ड इट्स बिजनेस फ्रॉम February 2020। कोई बात नहीं, ऑल द सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट ओनली। बोल रहा है और जो भी सप्लाई है वो क्या है? इंट्रा स्टेट है। हाँ, ये किस लिए दिया होगा अगर आप सोचो तो, ये बोलना चाह रहा है आपको एक तरह से कि 20 लाख का एग्जम्पशन लिमिट। वैसे फरवरी का डेटा नहीं है, मार्च का ही है, तो एग्जम्पशन का बात ही नहीं आएगा। और अगर आपके माइंड में आया भी होगा एग्जम्पशन का बात तो भूल जाइएगा, आरसीएम में ₹1 से टैक्स देना होता है, तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट आपको नहीं मिलेगा। और ये बात बोली दिया, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही है। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट दिया हुआ है। नंबर 1 पॉइंट 1 बोल रहा है प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू वाई बैंक लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद आना चाहिए डीएसए के सर्विस पे आरसीएम है कब? जब डीएसए इंडिविजुअल हो। आप यही बोलते थे इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के सर्विस पे आरसीएम है। और आप कौन हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में? पार्टनरशिप कंसर्न। तो इस बार आप पे आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है, और आपको 4 लाख पे टैक्स खुद देना होगा। आरसीएम होता बैंक देता। देखते ये सॉल्यूशन संग संग कहां गया? घेरा। तो ये बात एक्सप्लेन कर दी हम
क्योंकि की आरसीएम में क्यों नहीं है, तो 4 लाख का 99% ईच आप खुद से टैक्स दोगे। नेक्स्ट पॉइंट 2, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विस टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। अगेन ये पूरा पूरा आरसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस है। सिक्योरिटी सर्विस अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट को देते हो तो उस पर आरसीएम है, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट ना हो तो, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, पार्टनरशिप फर्म हो, और अगला आदमी बोल रहा है रजिस्टर्ड है, कंपनी है, तो आरसीएम, तो आप टैक्स नहीं दोगे, तो आपके में निल निल। देख लीजिए सिक्योरिटी सर्विस निल निल, रीजन जो आपको हम बोले वो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विस, फिर से बट किसको दिया है, टू पीएसआर ट्रस्ट एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। हाँ सिक्योरिटी सर्विस पे आरसीएम है, बट जब कब है, जब सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट हो और रजिस्टर्ड हो, और यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और आपको इस पे टैक्स देना है 99%, तो 1 लाख का 99%। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट 4, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये भी आरसीएम में होता है, सेम प्रोविजन, जब सामने वाला क्या हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट हो और आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए। याद आ रहा है, पढ़िए। प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर लिमिटेड, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट तो है, एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूडेड, इंक्लूड्स होगा यहां पर, गलत लिखा है बुक में, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो हाँ अगला आदमी बॉडी कॉर्पोरेट है और फ्यूल का कॉस्ट भी सप्लाई के वैल्यू में जुड़ा हुआ है, तो ये कहां जाएगा, आरसीएम में। आरसीएम में जाएगा तो आप टैक्स नहीं देना, अगला देगा। तो देख लो पॉइंट 4 निल निल लिखे, रीजन यहां लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 5, प्रोवाइडेड अगेन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, अभी बार बार बात कर रहे हैं, सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो आरसीएम। टू प्रीति एंड कंपनी अ सीए फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बट ध्यान रखिएगा यहां पर, एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो इस पे रेट कितना हो जाएगा, 5%, पीछे भी बोला हुआ था, देख लीजिए, नॉर्मली 99 है और इस पे कितना है, 2.5 ईच, ठीक है। कहां गया, ये रहा, तो 40,000 का 2.5, 1000 सीजीएसटी, 1000 एसजीएसटी आप दोगे, कहां गया, ये रहा, ठीक है। 6, अवेल्ड, ध्यान रखिएगा अभी तक सिर्फ आउटपुट का डेटा दे रहा था, अब इनपुट का डेटा दिया है। अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी और लॉ फर्म टुवर्ड्स अ कंज्यूमर कोर्ट केस। आपको याद होगा लीगल सर्विस पे आरसीएम होता है और आरसीएम में आप टैक्स दोगे क्योंकि आप रेसिपिएंट हो, तो इस पे आरसीएम लगेगा और आप 99% ईच टैक्स दोगे। हाँ क्रेडिट ले लीजिएगा बाद में, बट टैक्स तो दीजिए। तो देख लीजिए 70,000 का 99%, ठीक है, और टोटल यहीं पे रुक सकते थे हम क्योंकि जीएसटी लायबिलिटी मांगा है। वैसे इसका फिर आईटीसी भी तो मिलेगा, ठीक है, तो वो आईटीसी भी हम यहां पर ट्रीटमेंट शो कर दिए। क्लियर है। चलिए, तो आरसीएम पे बेस करके 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B 4 मार्क का है। ये रूल 32 पे बेस्ड है, वैल्यूएशन का चैप्टर। क्या बोल रहा है, मैसर ग्लोबल ट्रेवल्स इज प्रोवाइडिंग मनी चेंजर, सुन के याद आना चाहिए, मनी चेंजर के लिए ऑप्शन होता है रूल 32 में, एंड एयर ट्रेवल एजेंट, ये भी 32 में आता है, वेदर 32(2), 32(3). क्या बोल रहा है, मैसर ग्लोबल ट्रेवल्स इज प्रोवाइडिंग मनी चेंजर एंड एयर ट्रेवल एजेंट सर्विस टू वेरियस क्लाइंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो,
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू मांग रहा है, क्या आपको हम बोल ही दिए रूल 32 से निकलेगा, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ मार्च क्या क्या डेटा दिया हुआ है? नंबर 1, इट हैज कन्वर्टेड $6,000 इनटू सिंगापुर डॉलर। ध्यान रखिए एक भी करेंसी इंडियन नहीं है, डॉलर्स यूएस डॉलर से कहां गया है? सिंगापुर डॉलर में। तो याद आना चाहिए आपको, जब वन नन ऑफ द करेंसी इज INR तो दोनों करेंसी को आप रुपीज में कन्वर्ट करते हो एट RBI रेफरेंस रेट, और जब कन्वर्ट होने के बाद जो लोअर ऑफ 2 होता है उसका 1% आप वैल्यू मान लेते हो। क्लियर है? आगे दे ही दिया आपको, RBI रेफरेंस रेट एट दैट टाइम वाज 72 पर US डॉलर एंड फॉर सिंगापुर डॉलर इट वाज 52। तो आप कैसे निकालोगे? US डॉलर 6000 का था तो 6000 इंटू 72, ये कितना हो गया? 4,20,000 और 12 4,32,000, और ये 9,000 इंटू 52, ये कितना हो गया? 4,68,000। तो लोअर ऑफ 2 4,32,000 आ रहा है, उसका 1%, देखिए ना, ये रहा। क्लियर? इसके अलावा पॉइंट 2, इट हैज बुक्ड डोमेस्टिक टिकट वैल्यू 7 लाख एंड इंटरनेशनल टिकट वैल्यू 15 लाख। आपको याद होना चाहिए अगर आप एयर ट्रैवल एजेंट हो तो जो बेस फेयर होता है, बेस फेयर अगर डोमेस्टिक बुकिंग की हो तो उसका 5% वैल्यू मानते हैं और इंटरनेशनल पे 10। यहां पर टिकट वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मेरे को बेसिक फेयर चाहिए। नीचे पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या? द कंसर्न हैज नॉट ऑप्टेड टू वैल्यू ऑफ मनी चेंजिंग अंडर रूल 32(2)(b। मनी चेंजर के लिए 2 सिस्टम था, एक RBI रेफरेंस रेट वाला और एक स्लैब वाला। तो बोल रहा है ये स्लैब वाला नहीं ऑप्ट किया, ऊपर ही समझ आ गया था RBI रेट देखकर। बेसिक एयर फेयर दे दिया ना, कंपोनेंट अंडर द बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट वैल्यू इज 70 एंड 60%, ठीक है। तो डोमेस्टिक कितना है? 7 लाख, 7 लाख का 70% ये होगा क्या? बेसिक फेयर, और इसका 5% वैल्यू लोगे आप। इंटरनेशनल बुकिंग 15 लाख का है, उसका 60% बेस फेयर है और उसका 10% आप वैल्यू ले लोगे। क्या हुआ देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 4 मार्क का था, बोनस। चलिए 2C 5 मार्क का क्वेश्चन है, कस्टम्स वैल्यूएशन, सेक्शन 14। मेसर डिटॉक्स लिमिटेड वांट्स टू इंपोर्ट कस्टमाइज्ड मशीन टू बी यूज्ड फॉर इट्स बिजनेस। मेसर डिटॉक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या मांग रहा है देख लीजिए पहले। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ड्यूटी, ठीक है, वैल्यू नहीं ड्यूटी मांग रहा है, एज वेल एज IGST पेबल, दोनों मांग रहा है, ठीक है। वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मशीन दे दिया आपने को। अब ये FOB है, और कौन सा FOB है? कॉन्ट्रैक्ट वाला FOB है। याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट FOB से स्टार्ट करते थे, रूल 10(1) का एडजस्टमेंट जोड़ते थे तो वो FOB बन जाता था, ठीक है। सॉरी, रूल 10(1) जोड़ते थे, फिर 10(2) जोड़ते थे। सिस्टम क्या था? FOB कॉन्ट्रैक्ट, रूल 10(1) जोड़े तो ये बन गया FOB कस्टम्स, और रूल 10(2) जोड़े तो ये बन जाता था CIF। यही था ना? चलिए, तो क्या बोल रहा है? हमारे को 15,000 US डॉलर दे दिया है, ठीक है, चलो ठीक है। नंबर 2 चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट इन इंडिया। अब ये कैनलाइजिंग एजेंट आपका बाइंग कमीशन तो नहीं है, ठीक है, बाइंग कमीशन तो गुड्स के लिए देते हो, ये तो पोर्ट में क्लियरेंस वगैरह के लिए आप हेल्प के लिए होगे। तो ये बाइंग नहीं है, और बाइंग नहीं है तो रूल 10(1)(a) के हिसाब से ऐड होगा। क्लियर? बट दिक्कत क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे डॉलर में दिया हुआ था FOB और रुपीज में दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही रुपीज कर देते हैं, ठीक है।
तो ये 15,000 को रुपीज में कन्वर्ट किया जाए, कैसे करेंगे? तो थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 14(1) बोलता है आपको कि आप कौन सा रेट लेना, सीबीआईसी का, किस दिन का लेना, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री भरोगे उसका। तो पहले हम वो खोज लेते हैं। ये पॉइंट 8 देखिए, बिल ऑफ एंट्री डेट का सीबीआईसी रेट दिया हुआ है 75, तो इसको यूज करिए। तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 75। देखिए 15,000 इंटू 75। इसके बाद हम अभी बोले 10(1)(a) के हिसाब से कैनलाइजिंग एजेंट का पैसा ऐड होगा, कमीशन 25,000। तो 11,25,000 प्लस 25,000, 11,50 हो गया कस्टम्स एफओबी। इसके बाद दिया हुआ है मेरे को फ्रेट, और फ्रेट में कौन सा फ्रेट है? एयर फ्रेट। याद करिए एयर फ्रेट कितना लेते थे आप? एक्चुअल जो दिया हुआ वो, बट मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी कस्टम्स। तो 15,000 इंटू 75 ये एक्चुअल है, ठीक है, 15,000 इंटू 75। लेकिन एफओबी कस्टम्स का मैक्सिमम 20% हो सकता है, मैक्सिमम बोला था। तो 15,000 इंटू 75 अगर अपने करते हैं जल्दी से, 15,000 इंटू 75, सॉरी 1500 था इंटू 75, 1,12,500। हाँ, मैक्सिमम इसका 20%, ये तो दिख रहा है अपने को 2,30,000 है, तो ठीक है, मैक्सिमम बोला था ना, तो ये रहा 1,12,500 एक्चुअल वाला ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस चार्जेस दिया हुआ है $250, तो 250 इंटू 75, तो आइए आपके पास CIF, दैट इज असेसेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 14(1). नेक्स्ट, BCD दिया हुआ हमारे को कि 10% था 12 जून को एंड 15% हो गया 15 जून को। अब बोलेगा रेट का किस सेक्शन से डिसाइड होता है? तो इंपोर्ट के लिए सेक्शन 15 बताता है रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा। तो डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, ये होता था। तो बिल ऑफ एंट्री 12 तारीख का है, एयरक्राफ्ट आया है 15 को, तो लेटर तो 15 तारीख वाला, क्लियर है? तो 15 का रेट कितना है? 15%। तो आइए BCD लगा दिया हम एसेसेबल वैल्यू का 15%, ठीक है। इसके बाद SWS, ये तो फिक्स्ड रेट है 10% BCD का, और फिर बचा IGST, ये भी दे दिया हमारे को 12%, ठीक है। तो IGST किस पे लगता है? एसेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे, यहां लिखा भी हुआ है 12%, क्लियर? टोटल कर लिया, ये आ गया आपका कस्टम्स ड्यूटी। बाकी जो आपको थर्ड प्रोविजो वाला बात बोले और सेक्शन 15 वाला बात बोले, नोट्स में लिखा हुआ है, क्लियर है? तो एक बहुत ही प्लेन सा वैल्यूएशन का सम है, ऐसा काफी सम, रिपीटेड सम आप कर रखे होगे वैल्यूएशन चैप्टर में। चलिए, तो 2 कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3A, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मे भी बहुत कोई देख के सोच रहा होगा कि क्वेश्चन में मतलब कहां से क्वेश्चन आया है, मतलब एकदम प्लेन क्वेश्चन है अगर आप समझो तो, ठीक है। 5 मार्क का है, बोल रहा है मैसर हाउसफुल कन्वेंशन हॉल इज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट इट्स हॉल्स फॉर फंक्शन। बोल रहा है एक मैरिज हॉल वाला होगा या कन्वेंशन हॉल वाला, ये हॉल्स भाड़े पे देता है। इट प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग, क्या मांग रहा है? द अमाउंट ऑफ रिफंड, अब रिफंड मतलब रिफंड चैप्टर वाला नहीं है, पढ़िए ना, आउट ऑफ द एडवांसेस रिसीव्ड बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट। बोल रहा है क्लाइंट को कितना पैसा रिफंड देना है इसको ये बताइए, और किस बेसिस पे? टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे बोल रहा है, ठीक है। चलिए, कितना डेटा, हाँ यहीं तक है क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं। नंबर 1, एडवांस पेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग द हॉल फॉर ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 नवंबर 2019। कोई क्लाइंट का शादी वगैरह रहा होगा, तो नवंबर 1 से 3 का बुकिंग किया,
कब बुकिंग किया है? जुलाई में ही कर लिया था, ठीक है, और 1 लाख दिया है, बराबर। चलो, एडिशनल डिपॉजिट पेड, फिर कुछ और पैसा दिया, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है एक तरह से, अगस्त में 2 लाख। तो क्लाइंट आपको अभी तक कितना पैसा दे दिया है टोटल? तो क्लाइंट आपको 3 लाख दे दिया है तोड़ तोड़ के, एक बार 1 लाख दिया, एक बार 2 लाख दिया। किस लिए दे रहा है? तो कोई इवेंट है इसका, कब है? नवंबर 1 से 3, ठीक है, और दिया है जुलाई एंड अगस्त में एडवांस। वैसे सर्विस का केस है, एडवांस पे टैक्स लगता है, बाकी टाइम ऑफ सप्लाई देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट बोल रहा फंक्शन इज हेल्ड एज शेड्यूल्ड, बोल रहा फंक्शन में कोई लेट नहीं है, वही 1 से 3 नवंबर के बीच में फंक्शन हुआ है। स्टार्टिंग में तो वो मेरे को 1 लाख रुपया दिया था और फिर 2 लाख दिया, 3 लाख दिया है, ठीक है, बुकिंग के लिए। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है इनवॉइस इज इशूड, 25 नवंबर को हम उसको इनवॉइस दिए, ठीक है, पहले एडवांस वगैरह दिया था, जो भी लेन देन करना उसके लिए कंप्लीट इनवॉइस बनाएंगे कि फाइनली कितने का सर्विस था, और हम वैल्यू दिए 2.5 लाख। मतलब समझिएगा अगला 3 लाख मेरे को दिया है, हम 2.5 लाख वैल्यू दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी नहीं जोड़े अभी तक हम, ठीक है। तो अभी आपको लगेगा 50,000 रिटर्न करना है, नहीं, अभी जीएसटी भी तो जुड़ेगा 2.5 लाख पे। तो फिर देखेंगे कि लेन देन कितना करना है अगले से। 3 लाख दे रखा है, 2.5 लाख का वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर दैट देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन चला गया सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी में, ठीक है, बोला रेट चेंज हुआ है साथ साथ। ऑन 15 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, इवेंट हो रहा है नवंबर में, पैसा कुछ कुछ पहले पहले मिला है, और 15 अक्टूबर से रेट चेंज हो गया। ऐसे ही करते थे ना हम लोग कुछ, तो हम लिख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं कि मेरा रेट चेंज कब से है? 15 अक्टूबर से। अब सेक्शन 14 मेजॉरिटी रूल, देखिए पेमेंट तो मेरा पहले आ गया ना, देखिए पेमेंट जुलाई में आया है, अगस्त में आया है, तो पेमेंट पहले आ चुका है, ठीक है। और 15 जून को रेट जो चेंज हुआ है ना, 15 अक्टूबर को, सॉरी, तो कितना से चेंज हुआ है? फ्रॉम 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी ईच, मतलब पहले रेट 5% था, टू सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, मतलब अब रेट 18 हो गया। क्लियर है? तो पहले रेट 5 था, अब रेट 18 हो गया है। हमारे को डिसाइड करना है, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 14 का क्वेश्चन है कि कौन सा रेट लगाए, ठीक है। पेमेंट पहले हो चुका है, इवेंट तो बाद में हो रहा है ना, नवंबर में, तो सप्लाई बाद में है, पेमेंट पहले सप्लाई बाद। अब पूरा गेम डिपेंड करता है इनवॉइस पे। तो आइए देखिए इनवॉइस का डेट क्या है, ये रहा, इनवॉइस भी 25 नवंबर का है, मतलब न्यू रेट साइड। अकॉर्डिंगली एज पर मेजॉरिटी रूल आपके ऊपर में रेट कौन सा लगेगा? रेट लगेगा 18%, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इनवॉइस डेट। तो 18% हमारा रेट हो गया। तो ये जो 2.5 लाख का इनवॉइस का वैल्यू दिया हुआ था ना, अब अगर हम इसका बिल बना दे प्रॉपर अगले का, तो बिल कुछ ऐसा बनेगा। हम लिखेंगे वैल्यू, एक काम करते हैं थोड़ा छोटा लिखते हैं, वैल्यू 2,50,000 था, रेट अभी हम लोग निकाल लिए, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं एक बार कंबाइंड, 2,50,000 का 18%, तो ये कितना हो गया? 2% काट लें तो 45,000, ठीक है। तो टोटल बिल 2,95,000 हो रहा है उसका, और पैसा कितना दे रखा क्लाइंट आपको? 3 लाख। तो आप रिफंड कर दो ना अगले को, कितना? 5,000 रुपया। ये था क्वेश्चन, देख लीजिए, 5,000 रुपया रिफंड आ रहा हमारा, और पूरा प्रोविजनिंग जो था सेक्शन 14 वगैरह, ये हम आपको यहां लिख के दे दिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी, 3 का बी पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? मैसर
जोइंदर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बाहर का कोई कंपनी है, एक्सपोर्ट्स रफ रॉक कटिंग डायमंड्स टू मेसर अंकित एंटरप्राइज ऑफ इंडिया। तो बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया कोई कंपनी है और वो क्या कर रहा है, रॉक कटिंग डायमंड्स भेजा है इंडिया वाले को। इंडिया में कौन है, मेसर अंकित एंटरप्राइज ऑफ इंडिया, और रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और हमारा इंडिया वाला आदमी हरियाणा में। मेसर अंकित एंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस देम इनटू टूल्स। वो जो भेजा है ना अपने को रॉक कटिंग डायमंड्स, बोल रहा है उसको लोग टूल्स में कन्वर्ट करेगा एंड एक्सपोर्ट द सेम टू द सप्लायर ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वो मेरे को क्या किया है ना, रॉक कटिंग डायमंड्स भेजा है ना, वो रफ था, बोला था ना ऊपर में ही, और मेरे को उसको प्रॉपर टूल बनाकर वापस उसको रिटर्न करना है। ठीक है, द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस अदर देन कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग। बोल रहा है ऐसा कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है, बेसिक कटिंग पॉलिशिंग का काम है। ठीक है, मेसर अंकित एंटरप्राइज रिक्वेस्ट्स मेसर जॉइंडर्स ड्रिल फॉर यूज ऑफ सच टूल फॉर हिज बिजनेस इन इंडिया फॉर 3 months। ये लाइन पूरा गेम चेंज कर देगा क्वेश्चन का। बोल रहा है इसके बाद इंडिया वाला क्या किया है, बोला कि जो आपके लिए हम बना रहे हैं ना टूल, ये मेरे को भी 3 महीना यूज करने दे दीजिए, मेरे बिजनेस में भी काम आएगा। विच इज अग्रीड बाय द सप्लायर। ऑस्ट्रेलिया वाला बोला चलो चलता है। ही देन एक्सपोर्ट्स इट टू ऑस्ट्रेलियन सप्लायर इनवॉइसिंग 12 लाख फॉर प्रोसेसिंग इट इनटू रिक्वायर्ड टूल। और 3 महीना आप यूज किए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले को रिटर्न कर दिए, ठीक है, और 12 लाख का बिल भेज दिया उसको। मेसर अंकित एंटरप्राइज is of the assumption that it is an export transaction। इंडिया वाले को लग रहा है ये एक्सपोर्ट है। पहला बात है एक्सपोर्ट है या नहीं, ये डिसाइड करेगा सेक्शन 26 ऑफ IGST एक्ट। ठीक है, वहां कंडीशंस चेक करेंगे अपने, क्या क्या कंडीशन होता था। लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, पेमेंट फॉरेक्स में आना चाहिए या आरबीआई के परमिशन से रुपीस चलेगा, और अपने आदमी से नहीं आना चाहिए। याद आ रहा है, अगर ये 5 का 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी उसको हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानते थे। क्लियर है, तो ये जो बोल रहा है एक्सपोर्ट है, चेक करते हैं हम लोग। आगे बढ़िए फिर से। Messer Ankit Enterprise is of the assumption that it is an export transaction and therefore entitled to treat it as a zero rated supply। बोल रहा है एक्सपोर्ट है, बोल के इसको हम जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। and decides that no tax is payable under LUT। और बोल रहा है हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सिस्टम में जाना चाहते हैं, कोई मेरा ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा। Although the rate applicable to such service for domestic supplies is 99%। तो बोल रहा है इंडिया में ऐसे रेट 18 है, बट ये बोल रहा है मेरा एक्सपोर्ट है तो जीरो रेटेड, तो टैक्स नहीं लगेगा। स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अबव सप्लाई ऑफ सर्विस एंड एक्सप्लेन whether the stand taken by Ankit Enterprise is correct and also determine tax if applicable as the goods are now moving out of हरियाणा। तो बोल रहा है आपको बताना है कि ये जो इतना लंबा कहानी सुना है अंकित आपको कि एक्सपोर्ट वगैरह है, वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और अगर टैक्स निकलता है तो बनता है तो बताइए कितना बनता है। ये क्वेश्चन सर्कुलर पे बेस्ड था, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, और यहां पर अंकित इंडिया में है और रेसिपिएंट बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 13 से आंसर निकलेगा। और 13(3) ये था परफॉर्मेंस बेस्ड, कि अगर आप गुड्स पे परफॉर्मेंस करते हो या इंडिविजुअल पे परफॉर्मेंस करते हो तो जहां पर परफॉर्मेंस हुआ है वो होता था प्लेस ऑफ सप्लाई। बट 13(3) का एक सेकेंड प्रोविजो हुआ करता था, और सेकेंड प्रोविजो बोलता था कि अगर कोई भी गुड्स को आप टेम्पररी इंपोर्ट की हो इंडिया में, ठीक है, फॉर RTP रिपेयर
ट्रीटमेंट प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट आरटीपी उसको आप एक्सपोर्ट बैक कर देते हो विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, तो उस केस में सेकेंड प्रोविजो बोलता था कि आंसर निकलेगा 13(2) से। कब? जब आप रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद इंडिया के बाहर भेजते हो विदाउट बीइंग यूज्ड। बट इस पर्टिकुलर केस में आप 3 महीने के लिए इंडिया में यूज किए हो, अकॉर्डिंगली आपको सेकेंड प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका आंसर 13(2) से नहीं निकलेगा, 13(3) से निकलेगा। और 13(3) बोलता है परफॉर्मेंस जहां हो रहा है, और परफॉर्मेंस हो रहा था हरियाणा में। क्लियर है? इसके अलावा इसका जो क्लेम था एक्सपोर्ट है, नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए कि एक्सपोर्ट के लिए थर्ड कंडीशन होता था कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और यहां प्लेस ऑफ सप्लाई तो हरियाणा है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं है, टैक्स लगेगा। और पीओएस हरियाणा, एलओएस हरियाणा, तो ये बन गया इंट्रा स्टेट, तो 12 लाख पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी जाएगा। देख लीजिएगा, ये पूरा समझा कर जो आपको हम बोले 13(3) सेकेंड प्रोविजो, 13(2) सब एक्सप्लेन किया हुआ यहां। ठीक है, सेक्शन 26 एक्सपोर्ट, ठीक है, देख लो, तो आपको 99% ईच टैक्स देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट से तो क्वेश्चन कंफर्म आएगा हर टर्म, अभी हम बता रहे हैं आपको। कोई नेक्स्ट टर्म में देने वाला है तो भी देखिएगा एक्सपोर्ट से लिंक्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सेक्शन 26 से। ठीक है, चलिए पॉइंट सी क्या बोल रहा है? मैसर पीसीबी लिमिटेड हैज इंपोर्टेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स फॉर सेल इन इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स। तो कोई कंपनी है और कंट्री एक्स से इंपोर्ट किया कुछ सामान, विच आर लाइबल फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी, और बता दिया क्वेश्चन किस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है। मतलब सेक्शन 9A ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर में नोटिफिकेशन आया है। यू आर प्रोवाइडेड विथ फॉलोइंग डेटा, 6 डेटा दे दिया हमारे को। क्या करना है हमारे को? तो नीचे ही कंप्यूट करिए एंटी डंपिंग ड्यूटी पेबल बाय पीसीबी लिमिटेड फॉर 1000 पीसेस, ठीक है, क्वांटिटी दे दिया, ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इट हैड इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर एज्यूमिंग, ठीक है, कन्वर्जन रेट दे दिया $1.75। चलो ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालना है। आप जानते हो सेक्शन 9A बोलता है एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे निकलता है, तो लोअर ऑफ नंबर 1 मार्जिन ऑफ डंपिंग, ठीक है, और नंबर 2 इंजुरी मार्जिन। यही तो है ना। चलो थोड़ा सा इमेज से भी समझाते हैं आपको। चलो कैसे निकालते थे हम लोग? तो बाहर से जो गुड्स आया है तो हम लोग देखते थे जो भी कंट्री एक्स से आया है कि कंट्री एक्स वाला अपने यहां कितने में बेचता है, और उसको आप बोलते हो नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। और एक्सपोर्ट कितने में किया है उसको आप बोलते हो एक्सपोर्ट वैल्यू। और ये जो गैप होता था आपका, इस गैप का नाम होता था मार्जिन ऑफ डंपिंग, याद है? इसके बाद गुड्स इंडिया में आता था, तो इंडिया में जब आया तो उसका लैंडेड कॉस्ट होता था कुछ, और उसको कंपेयर करते थे हम लोग इंडिया का फेयर सेलिंग प्राइस से, और ये जो गैप होता था इसको आप बोलते थे इंजरी मार्जिन, और जो भी लोअर होता था वही होता आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्लियर? चलिए थोड़ा थ्योरी का बात हो जाए। नॉर्मल वैल्यू मतलब एक्सपोर्टर अपने कंट्री में कितने में बेचता है। अगर अपने कंट्री में नहीं बेचता है तो आप देखते थे किसी एप्रोप्रिएट थर्ड कंट्री में कितने में बेचता है। एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब जितने में वो इंडिया में भेजा। लैंडेड कॉस्ट मतलब कितने में इंडिया में पहुंचा। और फेयर सेलिंग प्राइस ये DGADD निकालता था, डायरेक्टर जनरल
एंटी डंपिंग ड्यूटी का कि इंडिया में ऑन एन एवरेज क्या प्राइस होना चाहिए इसका। क्लियर है? चलो बाकी मेरे को ये 4 फिगर खोजना है, पुट करते जाएंगे, आ जाएगा लोअर ऑफ 2। नंबर 1 क्या क्या इंफॉर्मेशन है? कंट्री एक्स जहां से आया है डज नॉट सेल दीज गुड्स इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। अभी बोले थे अगर इंडिया अपने यहाँ बेचता तब तो वही हो जाता, नहीं बेच रहा है तो देख सकते हैं हम लोग किसी अप्रोप्रिएट थर्ड कंट्री को कितने में बेच रहा है। हाउएवर इट एक्सपोर्ट्स द सेम प्रिंटेड कपबोर्ड्स एट $200 पर पीस टू अनदर थर्ड कंट्री। तो हो गया, तो मेरे को दे दिया $200 है नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज सोल्ड इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एट 175 इंडिया में। तो इंडिया का सेलिंग प्राइस, फेयर सेलिंग प्राइस दे दिया मेरे को 175 डॉलर में चल रहा है अभी। पॉइंट 3 पीसीबी लिमिटेड जो क्लाइंट है आपका जो इंपोर्ट किया हैज इंपोर्टेड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एट 100 पर पीस। तो जो कंट्री एक्स से आप खरीदे हो ना 100 रुपए में खरीदे हो, तो एक्सपोर्ट वैल्यू दे दिया 100। अकॉर्डिंगली मेरा मार्जिन ऑफ डंपिंग निकल गया $50। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट 4 लैंडेड वैल्यू ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स इज 125। ये भी दे दिया हमारे को, तो लैंडेड कॉस्ट है 125। एक मिनट सॉरी, 200 माइनस 100 होगा ना, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग $100 आ गया और इंजुरी मार्जिन आ गया $50, लोअर ऑफ 2। तो आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गया $50 पर पीस। बाकी आपका 1000 पीस था और डॉलर का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1000 इंटू 75 इंटू 50 देख लीजिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4A सेक्शन 20 पे बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन क्लास में क्यों। आईएसडी कैसे क्रेडिट बांटेगा उस पे था, न्यूमेरिकल कर रखे हम लोग। बोल रहा आईएसडी ऑफ ए कंपनी इज रजिस्टर्ड सेपरेटली इन द स्टेट ऑफ केरला, और आप जानते हो सेक्शन 24 के हिसाब से सेपरेट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो आईएसडी केरला में एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग आईटीसी टू अदर यूनिट्स इन द कंपनी, और ये क्रेडिट बांट रहा है। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ एंड यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प आईएसडी डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द आईटीसी, सेक्शन 20। ठीक है, टू अदर यूनिट्स दैट आर कैरिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। नीचे 10 डेटा दिया हुआ है, हम लास्ट लाइन पहले पढ़ लेते हैं। ऑल्सो मेक योर कमेंट्स, नोट्स देने बोल रहा है, रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी इन क्रेडिट नोट्स। तो कुछ क्रेडिट नोट रहा होगा तो उसका थ्योरी भी लिखना है। इफ एक्सीड्स द आईटीसी, चलो ठीक है ये लास्ट में देख लेंगे। क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो टर्नओवर इन द रेलिवेंट मंथ ऑफ ईच ऑफ द यूनिट। तो कितना यूनिट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, केरला। देखिएगा 4 यूनिट है इसका, और पहला 3 यूनिट दूसरे स्टेट में। और आप जानते हो अगर दूसरे स्टेट वाले को बांटना है तो ऑलवेज आईजीएसटी के नाम से बंटता है। हाँ, अपने स्टेट वाले को, केरला वाले को सीजीएसटी एसजीएसटी का सीजीएसटी एसजीएसटी नाम से बांटेंगे, और आईजीएसटी का आईजीएसटी के नाम से बांटेंगे। तो महाराष्ट्र का एक कॉलम बनेगा आईजीएसटी, कर्नाटका का एक कॉलम आईजीएसटी, आंध्रा का एक कॉलम आईजीएसटी, और केरला का 3 कॉलम बनेगा सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। क्लियर है? तो आप देख लो सॉल्यूशन, कॉलम्स देख लो पहले। ये रहा, केरला का 3 बना है, बाकी सबका एक कॉलम आईजीएसटी। चलिए, तो पहला 4 इंफॉर्मेशन तो देख लिया। टर्नओवर दिया हुआ है 12, 60, 36, 72। तो रेशियो अगर हम बना ले तो 1, 5, 3, 6, ये रेशियो दिख रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट, टोटल ITC अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ विथ द IST इंक्लूड्स CGST, SGST, IGST। पूरा सब GST मिलाकर पूरे महीने का ITC है 48 lakhs में। टोटल दिया हुआ है, मेरे को टोटल से मतलब नहीं है, इंफॉर्मेशन दीजिए मेरे को डिटेल में। फ्रॉम द अबव, ठीक है, तो ये 48 टोटल ITC जो था 48 lakhs का, बोल रहा है फ्रॉम द अबव ITC एक्सक्लूसिवली टू बैंगलोर यूनिट अवेलेबल एज IGST क्रेडिट 12 लाख। तो बोल रहा है 48 lakhs में से 12 लाख तो बैंगलोर का है। तो सेक्शन 20 बोलता था कि अगर कोई ITC किसी एक ब्रांच के लिए तो उसको दीजिएगा पूरा, मल्टीपल के लिए है तो आप टर्नओवर बेसिस में अपोर्शन करना। तो ये बैंगलोर वाला तो पूरा 12 लाख बैंगलोर को मिल जाएगा और IGST के नाम से ही, ठीक है। तो देख लीजिए 12 लाख बैंगलोर वाला हम दे दिए कर्नाटका को। चलो इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट है। 7, फ्रॉम द अबव ITC एक्सक्लूसिव टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट्स CGST, SGST 3 लाख ईच, 6 लाख है। बोल रहा है 6 लाख 2 यूनिट के लिए, हैदराबाद मतलब आंध्रा और त्रिवेंद्रम मतलब केरला। तो इस 6 लाख को आपको बांटना होगा, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम मतलब आंध्रा और केरला में। बट ध्यान दीजिएगा बिल में क्या लग के आया है, CGST, SGST। तो हैदराबाद को तो IGST के नाम से ही बटेगा दूसरे स्टेट में, पहले समझा दिए। केरला को CGST वाला CGST के नाम से डालिएगा, SGST वाला SGST के नाम से। और इनके लिए क्या करोगे, किस वे में बांटोगे, टर्नओवर। टर्नओवर देख लो ना, आंध्रा का 36 है और केरला का 72, तो 1:2। तो देखिए त्रिवेंद्रम वाला CGST, SGST को CGST, SGST के नाम से बांटे, 3 लाख का 1:2, ठीक है, तो 1-1 लाख। और इधर अगर देख लो, सॉरी 3 लाख ईच था ना, 6 लाख, सॉरी, ठीक है। और हैदराबाद वाला 6 लाख का जो भी 1:2 में बटा IGST के नाम से गया, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द क्रेडिट। अब रेस्ट कितना है, टोटल था 48, उसमें से 12.6 में हटा लिए, 6.7 में हटा लिए, तो 30 लाख का क्रेडिट बचा है, ठीक है। तो बोल रहा है रेस्ट ऑफ द क्रेडिट्स इज एलोकेबल एज कॉमन क्रेडिट टू ऑल द यूनिट्स एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम लोकल सप्लायर्स इन केरला। तो बोल रहा है बाकी का 30 लाख ना लोकल सप्लायर से लिए, मतलब उस पे बिल पे CGST, SGST लगाए, और ये सबके लिए, तो सब में बांटिए टर्नओवर बेसिस में। बस ध्यान रखिएगा बाहर वाले को IGST के नाम से बांटेंगे और अपने स्टेट वाले को CGST, SGST। तो देख लो जो 30 लाख बचा, बाहर वाले को हम कैसे बांट रहे, IGST के नाम से, और केरला वाले को CGST, SGST। क्लियर है? चलिए पॉइंट 9, बेसिक वैल्यू ऑफ ए डेबिट नोट रिसीव्ड। बोल रहा है डेबिट नोट भी रिसीव हुआ है, तो जिस रेशियो में नॉर्मल क्रेडिट बढ़ता है उसी में बांट दीजिए। ड्यूरिंग द मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रीवियस सप्लाई, ठीक है, विथ रेट 12% IGST बीइंग चार्ज्ड एंड सोन सेपरेटली। तो बोल रहा है 50 लाख का डेबिट नोट भी आया है जो कि सबके लिए है, ठीक है, और बिल में 12% लगा है, तो बांट दीजिए सबको। देखिए 50 लाख का 12%, 6 लाख, सब में बांट दिए हम, और IGST लगा है तो IGST के नाम से बांटे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 10, टोटल वैल्यू इन द क्रेडिट नोट। इंपॉर्टेंट मार्क था न्यूमेरिकल में, वही आया है। रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू केरला यूनिट। बोल रहा 118 lakhs का क्रेडिट नोट भी आया है। डेबिट नोट में बढ़ता है क्रेडिट, क्रेडिट नोट में गिरेगा, और ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ केरला के लिए।
और रेट है 99%, तो लेस कर देते थे ना अपने, याद आ रहा है? क्रेडिट तो बांट चुके हैं पहले, अब पुराना बिल का क्रेडिट नोट आता है तो इस बार कम कर देते हैं। तो 118, ध्यान रखिएगा, और अच्छा पॉइंट क्या है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, तो 118 में जीएसटी जुड़ा हुआ है, ये भी अच्छा था, ऊपर में अलग था। तो देख के समझ आ रहा है, 9 लाख सीजीएसटी, 9 लाख एसजीएसटी केरला से लेना है आपको, तो माइनस करिए, देख लीजिए क्रेडिट नोट। तो केरला से एक काम करते हैं, यहां ब्रैकेट दिखा देते हैं, यहां ब्रैकेट होना चाहिए था, 9 लाख। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यह भी पॉइंट था कि अगर आप कभी भी माइनस करते हो क्रेडिट नोट के लिए और फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाता है, मतलब वो रेसिपेंट के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ेगा। देखिए टोटल कर रखे हम, ये सब तो प्लेन है। केरला का अगर आप देखोगे तो सीजीएसटी 1 लाख और 6, 7 लाख था। 7 लाख केरला वाले को बांटना है और 9 लाख लेना है, तो नेट में 2 लाख जो नेगेटिव में आया सीजीएसटी एसजीएसटी, ये केरला वाले के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ता था। आपको याद आ रहा होगा, सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके हम लोग न्यूमेरिकल किए थे, और इसी का थ्योरी मांगा है आपसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का B1, 4 ही था ना, हाँ 4 का B1 बोल रहा है, अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड इन एट उत्तर प्रदेश, तो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट यूपी में है, इज रजिस्टर्ड विथ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट यूपी स्टेट फॉर डिडक्टिंग जीएसटी। आपको याद आ जाना चाहिए सेक्शन 51 टीडीएस, कि गवर्नमेंट वाले को अगर आप सप्लाई करते हो और आपके टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट वाले लोग आपका 1% टीडीएस काटते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी का, आईजीएसटी का 2% था। 6 एक्सेप्शन होता था जब टीडीएस नहीं कटता था। ठीक है, चलिए बोल रहा है, इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पीएसयू। क्वेश्चन मेरे को लगता है आगे नहीं पढ़ना चाहिए, आपको यहीं रुक जाना चाहिए। और जो अभी हम बोल रहे थे ना 6 एक्सेप्शन होता था, उसमें सेक्शन 51(1) का प्रोविजो में लिखा होता था कि एक 51 वाला आदमी दूसरे 51 वाले को सप्लाई करेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। पीएसयू भी 51 में कवर्ड होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी, तो ऑब्वियसली टीडीएस नहीं कटेगा, अमाउंट कुछ भी हो। देखिएगा, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ दिल्ली फॉर सप्लाइंग गुड्स वैल्यूड 3.5 लाख। जानबूझ के आपको बोल रहा है 3.5 ताकि आप टीडीएस काटो, नहीं कटेगा यार। 51 वाला आदमी 51 वाले को सप्लाई करेगा, टीडीएस नहीं कटता। आगे पढ़ लेते, वैसे लाइन अभी बचा काफी। द पीएसयू अग्रीज दैट नो टैक्स इज डिडक्टेबल on this supply by central government department as it is located outside the state of UP and therefore not liable to tax under CGST SGST as it is a local levy। हाँ, ऐसा कुछ प्रोविजन काम आता था, बट यहां तो कोई काम नहीं आएगा। यहां 51 वाला आदमी 51 वाले को कर रहा है, नो टीडीएस, बात खत्म। बाकी ये डाइवर्ट कर रहा है लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2 बोल रहा है, वुड देयर बी एनी डिफरेंस इफ इंस्टेड ऑफ पीएसयू इट वाज, सॉरी लैंग्वेज भी दिखा दे मैं आपको, देख लो, एक्सप्लेन कर दिया मैं यहां पर, वही जो 51 वाला आदमी 51 वाले को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2 वुड देयर बी एनी डिफरेंस इफ इंस्टेड ऑफ पीएसयू इट वाज अ एंटिटी इन द प्राइवेट सेक्टर। हाँ, अब पूरा डिफरेंस आ जाएगा, टीडीएस कटेगा। एप्लीकेबल टैक्स फॉर डिडक्शन इज 1% एंड 2% आईजीएसटी। अब देखते हैं वापस से, मेरा रेसिपिएंट कहां है, रेसिपिएंट यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट सप्लायर कहां है, दिल्ली में था ना, देख लीजिए दिल्ली में है।
नेक्स्ट, पीओएस वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। ऊपर का लैंग्वेज कंप्लीट पड़ता है ये ना। क्या बोल रहा था यहाँ पर? द PSU argues that no tax is deductible on this supply by central government department as it is located outside the state of UP and therefore not liable to tax under CGST SGST as it is a local levy. And IGST tax reduction is not applicable if it is located in another state other than the state in which department is registered. ठीक है, यहां ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला सप्लाई क्या कर रहा था? गुड्स। चलिए ठीक है, ये गुड्स सप्लाई कर रहा है। कहां का आदमी है? दिल्ली का आदमी यूपी में गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो पीओएस निकाल जाएगा ना आपका 10(1)(a) और 10(1)(a) से आएगा डेस्टिनेशन दैट इज यूपी। तो हाँ अब क्या बन गया? ये नेचर देखिए ना इसका, लॉस पॉस दो अलग स्टेट, तो ये बन गया इंटर स्टेट आईजीएसटी। और आईजीएसटी का टीडीएस काटने में कोई दिक्कत नहीं होता है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 3.5 लाख का 2%, क्योंकि आईजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा 2% टीडीएस कटेगा। तो यहां लिखा वही पूरा पीओएस वगैरह भी हम जो आपको समझाए लिख दिए, तो टीडीएस 2% काटे। नेक्स्ट पॉइंट 3 बोल रहा है, इफ द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी अंडरटेक्स द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अबव डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली। बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट यूपी में था ना, उसके लिए उसका कोई ब्रांच रहा होगा दिल्ली में, और हम दिल्ली में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिए। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ टैक्स डिडक्शन वेयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 5 लाख। अगेन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखकर आपको बहका रहा है, चेक करते हैं ना। लोकेशन ऑफ सप्लायर हम लोग वाले केस में दिल्ली है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ठेके पे काम कर रहा है और बोल भी दिया दिल्ली में, तो पीओएस भी दिल्ली है, तो ये बन गया इंट्रा स्टेट, ठीक है। बट रेसिपिएंट कहां है? यूपी में। और अब ये जो ऊपर कहानी लिखा हुआ था ना, ये कहानी इस केस में एप्लीकेबल होता है। जब रेसिपिएंट है यूपी में, तो वो बैठे बैठे दिल्ली का सीजीएसटी एसजीएसटी थोड़ी काट पाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रोविजो बोलता है सेक्शन 51 का कि इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि यूपी वाला दिल्ली वाला टीडीएस काट ही नहीं सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख इररिलेवेंट। क्लियर है? सेम चीज यहां एक्सप्लेन करते हुए हम लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट 4, the disbursing officer has not paid the tax deducted in the month of February 19 amounting to 2 lakh under CGST and SGST to government account on the relevant due date। बोल रहा है फरवरी का टीडीएस 2-2 लाख देना था, वो नहीं दिया। वैसे ड्यू डेट क्या होता है टीडीएस का? अगला महीना 10, तो ये 2-2 लाख 10 मार्च तक दे देना था, नहीं दिया है। बट इट वॉज पेड ऑन 14 में, तो इंटरेस्ट लगेगा 11 मार्च से लगना चालू होगा 14 मई तक 18% पर एनम के हिसाब से। फर्दर पहले इंटरेस्ट आप देख लो यार, 10 मार्च ड्यू डेट था, तो 11 मार्च 10 नहीं, तो मार्च 31 डेज का होता है, 10 दिन हटा दीजिए मार्च का, तो 21 दिन मार्च का, अप्रैल पूरा और मई का 14 डेज, तो कितना हो गया ये आपके 65 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। तो 2-2 लाख है, तो 2 लाख का 18% 65 डेज, ठीक है। सेम सीजीएसटी का, सेम एसजीएसटी का। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, फर्दर रिटर्न फॉर द सेड मंथ इज ऑल्सो फाइल्ड ऑन दैट डेट। वो रिटर्न भी फरवरी का ये लोग 14 मई को लगाया है, तो रिटर्न टाइम पे नहीं लगाते हो तो सेक्शन 47 बोलता है 100 रुपए डेली का लेट फी लेंगे, मैक्सिमम 5000। तो यहाँ 65 डेज है, 100 रुपए डेली का 6500 हो जाता है, बट मैक्सिमम 5000 बोले थे,
तो 5,000 सीजीएसटी का लेट फी लगेगा, 5,000 एसजीएसटी का। कॉन्सिक्वेंसेस मांगा है यही जो आपको हम बताएं। तो देख लीजिए 100 रुपए डेली, मैक्सिमम 5,000। तो इस केस में 5,000 सीजीएसटी का, 5,000 एसजीएसटी का लेट फी लगेगा सेक्शन 47 के हिसाब से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, पॉइंट सी। टाइम्स ग्राफिक्स लिमिटेड हैज इंपोर्टेड अ मशीन from its holding company in Japan on 12th January 2018। ठीक है, एटलीस्ट 2020 लिख के देते क्वेश्चन, पुरानी क्वेश्चन छाप दिया। बोल रहा है जनवरी का 12 जनवरी को ये लोग क्या किया है, इंपोर्ट किया मशीन, आफ्टर पेइंग कस्टम्स ड्यूटी 15 लाख का। ठीक है, फॉर यूज इन इट्स फैक्ट्री एंड इज री एक्सपोर्टेड ऑन 10th अक्टूबर 2018। बोल रहा है जनवरी 12 को इंपोर्ट किया था ये लोग कुछ मशीन, 15 लाख का ड्यूटी दिया है, और फिर कुछ महीने बाद 10th अक्टूबर को री एक्सपोर्ट कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस टाइम्स ग्राफिक्स लिमिटेड रिगार्डिंग ड्यूटी ड्रॉबैक दैट विल बी अवेलेबल टू द कंपनी व्हेन इट सेंड्स बैक द मशीनरी टू होल्डिंग कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो बोल रहा है ड्रॉबैक बताइए। सेक्शन 74, सेक्शन 74(1) बोलता था कि अगर बिना यूज किए एक्सपोर्ट करोगे तो ड्रॉबैक देंगे। आफ्टर यूज 74(2) था, और 74(2) के साथ में आप एक नोटिफिकेशन पढ़ते थे 19/1965। ठीक है, नोटिफिकेशन 1 नेगेटिव लिस्ट, वो नहीं है यहां। नोटिफिकेशन 2 मोटर कार या इंडिविजुअल का पर्सनल सामान था, वो भी नहीं है। तो ये मैटर थर्ड नोटिफिकेशन में चला जाता था, और थर्ड नोटिफिकेशन में ड्रॉबैक का रेट डिपेंड करता था कितने महीने यूज किए। पहले तो हम बता दें कितना मंथ यूज हुआ है। तो 12 जनवरी से 10th अक्टूबर, 9 महीना से कम है ना, 8 महीना कुछ दिन हो रहा है। तो ये 6 से 9 महीने वाले ब्लॉक में फॉल करेगा। और थर्ड नोटिफिकेशन बोलता था कि अगर आप 6 से 9 महीना यूज करके गुड्स को एक्सपोर्ट बैक करोगे तो हम आपको 85% ड्रॉबैक देंगे। ठीक है, चलिए, सॉरी 85 नहीं, 75%। 0 से 3 मंथ तक 95 था, 3 to 6 85 था, और 6 to 9 75 था। तो 15 लाख का 75%। एक मिनट, $11,25,000 होगा। यहां 85 लिखा हुआ, उसको 75 कर लीजिए। $11,25,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A क्या बोल रहा है। मैसर फ्लाई बाय नाइट टूर ऑपरेटर्स अवेल्ड ITC in respect of certain transactions where no such supplier was existent। बोल रहा है ये लोग बहुत सारा ITC ले रखा है, और जिस बिल पे ITC लिया ना उस बिल का सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फेक इनवॉइसिंग, और फ्रॉम ए पर्सन नॉट डूइंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बोल रहा है कच्चे का बिल उठाया। अगला, जुडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ GST wants to restrict the utilization of credit। अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है। बोल रहा है डेप्यूटी कमिश्नर जो है ना वो चाह रहा है क्या करे, आपका ITC का यूटिलाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट करे। ऑफ द क्रेडिट बाय मैसर फ्लाई बाय नाइट, यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय फ्लाई बाय नाइट टू गिव योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय इट। इज इट पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट to restrict utilization of credit which is already availed। हाँ, नया रूल आया था, अमेंडमेंट था, इंपॉर्टेंट था। रूल 86A,
यही अमेंडमेंट इंटर में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। 86A में कमिश्नर के पास पावर होता है कि वो आपका क्रेडिट जो आप ले रखे हो उसको फ्रीज कर दे, फिर वो लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है, गलती होगा आपका तो वो क्रेडिट बर्बाद आपका मतलब वापस ले लेगा आपसे, सब सही रहा तो आपको वापस से डीफ्रीज कर देगा। वैसे मैक्सिमम टाइम पीरियड होता था फ्रीज करने का 1 साल, ठीक है। बोल रहा है इफ यस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस कैन बी डन, तो वही आपको रूल 86A का प्रोविजन लिखना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बी, मिस्टर जगजीवन हैज फाइल्ड द GSTR 3B आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इट। कोई है जगजीवन, वो लेट रिटर्न भरा है GST का। द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी इज ऑफ द ओपिनियन that penalty has to be leviable under section 73(9) और 73(11) of CGST Act। और बोल रहा ऑफिसर बोल रहा आप पे पेनल्टी सेक्शन 73 का लगेगा, यही रुक जाइए और याद करिए 73(11) में पेनल्टी होता था, बट वो पेनल्टी GSTR 3B के लिए नहीं लगाते थे। तो अगर आप लेट रिटर्न भरते हो ना तो 73(11) वाला पेनल्टी नहीं लगता है। हाँ 125 सेक्शन का जनरल पेनल्टी 25,000 रुपया मैक्सिमम वो लगेगा, 73 वाला नहीं लगता था, सर्कुलर था इसका तो, ठीक है। आगे पढ़िए। एंड हैज डिसाइडेड टू पास एन ऑर्डर फॉर लेविंग पेनल्टी 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। और ऑफिसर आपको सेक्शन 73 में पेनल्टी लगा रहा है ऑन द ग्राउंड्स दैट, और ऑफिसर क्या बोल रहा है, द अमाउंट collected as tax has not been paid within the period of 30 days from the due date of payment of tax। बोल रहा है क्योंकि आप 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दियो तो इसलिए हम लोग आप पे पेनल्टी लगाएंगे। गलत बात है, 73 का पेनल्टी नहीं लगेगा, 125 का लगेगा। डिस्कस द डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी एज टू इट्स करेक्टनेस और अदरवाइज, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस द लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड for issuing SCN and passing adjudication order under section 73। तो दो पार्ट है, पहला तो बोल रहा है पेनल्टी लगेगा क्या, नहीं 73 का नहीं लगेगा, 125 का लगेगा। और बोल रहा है आप टाइम पीरियड बताइए कि SCN और ऑर्डर कब तक इशू किया जा सकता है 73 में। तो 73 सेक्शन बोनाफाइड वाले में 2 साल 9 महीने के अंदर में SCN आता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, और एरनेस रिफंड वाले केस में रिफंड डेट, और ऑर्डर होता था 3 साल। फ्रॉड का पूछा नहीं है 74 का, बट बोल दे 74 में 4.5 साल में नोटिस आता है और 5 साल में ऑर्डर, तो यही लिखना था आपको। देख लीजिए सर्कुलर जो आपको हम बोले वो भी यहाँ पे हम कोट कर दिए आपके लिए, और SCN वाला रिवीजन भी आपको अभी हम करवा दिए, इसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C 5C क्या बोल रहा है, लिस्ट आउट द कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स एंटाइटल्ड अंडर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। बोल रहा है थ्योरी क्वेश्चन है अभी तक, तो बोल रहा है SEIS स्कीम रिवॉर्ड स्कीम में जो सर्विस वाला स्कीम था उसका क्या कंडीशन होता है रिवॉर्ड के लिए, कंडीशन बोल ही देते हैं। उसके लिए जिस साल में आप स्क्रिप लेना चाहते हो उस साल में आपका, अगर आप इंडिविजुअल हो तो मिनिमम एक्सपोर्ट आपका $10,000 का होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर वगैरह के लिए, बाकी के लिए $15,000 होता था। और वो भी मोड 1 मोड 2 दो ही मोड अलाउड था यहाँ, तो 2 मोड ऑफ सर्विस से होना चाहिए, यही लिखोगे आप। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हम लिख दिए आंसर में, देख लीजिएगा ना, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है एंड डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स अंडर SEIS, और बताना है इन 3 केस में आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। थ्योरी दे दी है पहले, अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। मिस्टर राज हैज रिसीव्ड $12,500 एज कंसिडरेशन। मिस्टर राज, ठीक है, इंडिविजुअल है, इसका क्राइटेरिया होगा $10,000 का, ठीक है। तो बोल रहा है हैज रिसीव्ड $12,500 एज कंसिडरेशन
for services provided during the year. He has also paid $3,000 towards services received from abroad. ध्यान दीजिएगा, ये जो 10,000 या 15,000 आप जो चेक करते हो, नेट फ्री फॉरेक्स अर्निंग चेक करते हो। तो ये $12,500 डॉलर कमाया है और 3,000 पे किया है। तो अभी तक तो इसका 12,500 में से हम 3,000 माइनस करेंगे तो इसका $9,500 का अर्निंग है, और इंडिविजुअल के लिए 10,000 होना चाहिए। आगे, he has also received $4,000 towards, ध्यान दीजिएगा, employment rendered abroad during the year। बोल रहा और भी $4,000 कमाया है, बट एक्सपोर्ट करके नहीं कमाया है, वहां जाके जॉब करके कमाया है, और इसको आप काउंट नहीं करते थे नेट फॉरेन फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में। ये मोड 1 मोड 2 में काउंट नहीं होता है। तो इसका 9,500 ही रहा, अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। देख लीजिए, एक्सप्लेन करके लिखे, ठीक है। नंबर 2, मैसर सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इसलिए 15,000 क्राइटेरिया हो जाएगा। हैज रिसीव्ड $16,000 एज फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर। अभी तक मन कर रहा है हाँ बोलने का कि रिवॉर्ड मिलेगा, बट आगे पढ़िएगा, टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। तो अगर आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन लेते हो तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो ये भी इनएलिजिबल हो जाएगा। थर्ड, मिसेस अनीता इंडिविजुअल 10,000 क्राइटेरिया, हैज रिसीव्ड $15,000 एज कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हाँ बोलने का मन कर रहा है, बट आगे पढ़िए, assume that except for in case 3 above others have an active IEC कोड। बोल रहा बाकी केस 1 केस 2 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड था, थर्ड में जहां हाँ बोलने का मन किया वहां बोल दिया कि इसके पास तो IEC कोड ही नहीं है, नहीं मिलेगा रिवॉर्ड। देख लीजिए, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6A क्या बोल रहा है, मिस्टर महेंद्रन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिविजनल ऑथोरिटी, ठीक है, सेक्शन 108, एंड वांट्स टू मेक एन अपील टू द फर्स्ट अपीलेट ऑथोरिटी। व्हाइल कमेंटिंग ऑन द डिसीजन ऑफ मिस्टर महेंद्रन, you are required to state the powers of revisional authority to revise the order passed by subordinate officer under 108 of the act। तो प्लेन 108 का आपको थ्योरी लिखना है। What is the time period for revisional authority to exercise the power of revision? 6 महीने के बाद 3 साल के पहले, याद आ रहा है? तो प्लेन 108 का प्रोविजन यहां पे आपको लिखना था। नेक्स्ट, और अल्टरनेटिव में था, Who are the members of GST Council? आर्टिकल 279A, ठीक है, सेंटर के साइड से यूनियन फिनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिनेंस फील्ड वाला, और हर स्टेट के साइड से स्टेट FM या स्टेट मिनिस्टर। एन्यूमरेट एनी 2 रिकमेंडेशन दैट कैन बी मेड बाय GST Council। जो सोच पाओ, हर चीज GST में यही लोग बताता है, रेट क्या रखें, एग्जाम्पशन लिमिट क्या रखें, कौन सा सर्विस को एग्जाम्प्ट रखें, किसको टैक्सेबल रखें, कंपोजिशन का लिमिट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर क्या होगा, हर चीज यही लोग लिखता है। 2 पॉइंट आपको कोई भी लिखना था। नेक्स्ट, बी, डिसाइड विथ रीजन वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर CGST एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। बोल रहा है आपको बताना है कि क्या रजिस्ट्रेशन इस 2 इंडिपेंडेंट केस में लेना है या नहीं। नंबर 1, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये तो सेक्शन 24 में कवर्ड होता है, ₹1 से रजिस्ट्रेशन लेगा। लेकिन याद करिए, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर इंटर स्टेट सप्लायर हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो आपको ₹1 से नहीं, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगा। बट उसके लिए कंडीशन होना चाहिए, आपके पास पैन होना चाहिए, आप ई-वे बिल जनरेट करो। और जब हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स, मतलब ऐसा गुड्स जो प्रीडोमिनेंटली हाथ से बनाया जाता है। हाँ, मशीन भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट डोमिनेटिंगली क्या होना चाहिए, आपका हाथ होना चाहिए। तो पढ़िए, बोल रहा, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज प्रोवाइडेड इंटर स्टेट
सप्लाई ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट बीइंग टेक्सटाइल, हैंड प्रिंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, तो 1 रुपए से नहीं, थ्रेशोल्ड दोगे अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो। अमाउंटिंग टू 19.25 lakhs, तो हाँ इसको 20 लाख का छूट मिलेगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, दोज प्रोडक्ट्स वेर मेड बाई क्राफ्ट्समैन बाई, मेन लाइन आ गया, बोथ हैंड एंड मशीन इक्वली। जैसे ये लाइन पढ़े अब मेरे को क्लियर हो गया कि ये प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड नहीं है, तो ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा और सेक्शन 24 के हिसाब से 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लगेगा। जो सेक्शन 23(2) के अंदर नोटिफिकेशन लाकर हम लोग छोड़े थे ना, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे लिख दिया ना इक्वली हैंड और मशीन है, तो थोड़ा बहुत मशीन होता चलता, बट यहां इक्वल है। नंबर 2, मिस्टर बंटू of Delhi doing trading business across the India. His intra-state turnover details are as below. तो बोल रहा कोई एक इंडिविजुअल है, इंडिया भर में काम करता है बट इंट्रा स्टेट करता है, तो अब सेक्शन 24 का इंटर स्टेट नहीं है कि 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लेगा, और ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है गुड्स का, सर्विस है ही नहीं, तो 40 लाख का छूट मिलेगा। याद आ रहा ना? तो इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, अगर 40 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लगेगा, एल्स नहीं। बोल रहा है टैक्सेबल सप्लाईज मेड फ्रॉम दिल्ली 18 लाख का है, एग्रीगेट में आएगा। एग्जम्प्ट सप्लाईज मेड फ्रॉम आंध्रा, वहां ब्रांच होगा उसका 10 लाख, ये भी एग्रीगेट में आएगा। आप पैन इंडिया बेसिस पे निकालते हो। और बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज फ्रॉम तमिलनाडु 5 and 6 लाख रेस्पेक्टिवली। कितना हो गया? 18 + 10 28 + 5 33 + 9 39 लाख हो रहा है, तो अगले को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है? नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 40 लाख का छूट है। और देख लो ये चीज हम यहां लिख चुके हैं आंसर में, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट सी, बोल रहा है मिस्टर एक्स has imported some items from abroad. Since he was unable to make a self-assessment, goods import किया और self assessment नहीं कर पा रहा है, customs का section 17 नहीं कर पा रहा है, बोल रहा है he sought for provisional assessment, होता है ना section 18 में, pending technical testing on date दे दिया हमारे को। The technical report was received on 5th May, तो बोल रहा है ये प्रोविजनल असेसमेंट 29th को करवाया है और जो भी रिपोर्ट आया है वो मई में आया है। क्या मांगा है मेरे से? डिस्कस द टाइम लिमिट अवेलेबल टू द ऑफिसर फॉर फाइनलाइजिंग प्रोविजनल असेसमेंट एज पर लॉ एंड गाइड मिस्टर एक्स एज ऑफ व्हेन हिज प्रोविजनल असेसमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। तो प्लेन थ्योरी क्वेश्चन है, सेक्शन 18 का प्लस कस्टम्स का प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशन आया था, तो रेगुलेशन मिलाकर आपको थ्योरी लिखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है। नॉर्मली 2 महीना होता था और कमिश्नर चाहे तो 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता था, क्लियर है? तो ये था आपका सेक्शन 18 और रेगुलेशन का प्रोविजन। चलिए, तो ये था आपका सॉल्यूशंस और हम लोग डिस्कस कर लिए। कितना टाइम लगा हमारे को? 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉल्यूशन आपके पास था ही, वो डिस्कस करके समझाना था आपको, ठीक है? बाकी अगेन सॉल्यूशन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वेबसाइट में अपलोडेड है, वहां से आपको ये मिल जाएगा bgonline.in से। चलिए, थैंक यू।